दहशतगर्दी भी मुंह खोल के पाकिस्तान के सामने फिर से आ गई है, जिससे हमने निजात हासिल की थी। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए? ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती हैं इस तरह की, सिर्फ इसमें सियासतबाजी होती है। हम एक जमहूरी मुल्क हैं और दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क आप उठा के देख लें, उसके ऊपर जब इस तरह का मुश्किल वक्त आता है तो वहाँ की जो पार्लियामान, जो एक नुमाइंदा पार्लियामान होती है लोगों की, वो मिल बैठ के फैसले करते हैं। कोई इस तरह मुश्किल फैसला है तो उसके लिए APC बुला लें। भैया पार्लियामान किस मकसद के लिए? इस्तीफे जबरी मंजूर कर लिए, अभी वो खैर अदालत में भी गए और हो सकता है अदालत उनको रिवर्स कर दे। लॉजिक वाली आप बात कर रहे हैं, वो तो ये पहले भी इस्तीफे दे के गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए थे। आवाम के सामने आते हैं और बात करते हैं, अदालत में जाते हैं और बात करते हैं, असेंबली के बाहर सड़क पर आकर बैठते हैं और बात करते हैं। और लेट सपोज मैं एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, वो कहते हैं ठीक है आप अदालत इन इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं करें और आप फिर असेंबली में जाने का इरादा क्या करेंगे सर 35 लोगों के साथ असेंबली में? ये 20 लोटे कठपुतली राजा रियाज को बना के बैठे हुए हैं अपोजिशन लीडर, जिससे ये अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का केयर टेकर सेटअप आए जो अभी पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नाफिज किया गया है। खातून जनाब उस DSP को थप्पड़ भी मारती हैं, क्या इन खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्योंकि ऐसी इतलात निकलकर सामने आ रही है। जो मालूमात सामने आई है उसमें ये पता चला है कि खातून का एक CRO रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें खातून पहले भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। अच्छा, किस मुकदमे में? कबल जो है वो इसी नौयत का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, सिविल लान थाने में ही दर्ज हुआ है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। क्या हुआ था, किस वजह से आपने रोका था, क्या मामला था? जैसे सिग्नल बंद होता है तो एक अच्छे शहरी को वैसे ही रुकना चाहिए ना सिग्नल पे, तो वो सिग्नल पे रुके नहीं, वो आगे आ रहे थे, दूसरों को भी तकलीफ दे रहे थे, तो उस में उनको सिर्फ रोकना, मैंने इशारा किया कि आप इधर ही रुक जाओ। खातून जो है उतर के आके वो लड़ना शुरू कर दिया उसने कि भाई आप तो हमारे नौकर हो, तो वो तैश में आ गई इस पे, उसने तो फिर गालम गलोच और बेइज्जत करना शुरू कर दिया। तो ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। नाज़रीन, मुल्की सियासत के निचोड़ पर हम बात का आगाज करेंगे। एक जाने वजीर आजम फरमा रहे हैं कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम सियासी और मजहबी जमातें इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दों का मुकाबला करें। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना होगा, दहशत गर्दों का मुकाबला करना होगा। मगर दूसरी जानिब वजीर आजम के अपने ही बयान के बरक्स हुकूमत मुखालिफ उठने वाली हर आवाज को ताकत के जोर पर दबाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और आजादी सहाफत को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि एपेक्स कमेटी की दावत मिली, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयां करने वालों के साथ कैसे बैठे? एक जानिब मुल्क में जारी सियासी इंतशार थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी जानिब मुल्क की मईशत भी मुसलसल तबाही की जानिब गामसन है। डॉलर की बात की जाए तो जनाब ना पूछें, आज मजीद 6 रुपए का इजाफा हो चुका है और 278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और यकीन जानिए यह भी मजीद बढ़ेगा। वजीर खजाना की काबिल तहसीन काविशों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनाब चंद ही दिनों में यह अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर लेगा। महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब गुर्बत से मर रहा है, मगर इसके बावजूद हुकूमत की सारी तवज्जो बस ये है कि यार इसको गिरफ्तार कर लो, उसको पकड़ लो, इसको धड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। जनाब ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। जनाब फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान रियाज सहाफ़ी जो हैं, उनके बाद अब अगली बारी किसकी होगी, ये एक अहम सवाल है। आखिरी सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब रुकेगा? मुल्क की मसाइल हल करने के लिए हुकूमत संजीदगी के मुजाहरा क्यों नहीं कर रही है? दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को पूरा पाकिस्तान खराज तहसीन पेश कर रहा है, मगर सियासतदानों अपनी सियासी रंजिशों का खात्मा करके मुल्क की बका के लिए, क्या सलामती के लिए एक पेज पर आएंगे? मुल्क में जारी माशी और सियासी बहरान का खात्मा मौजूदा वक्त की सबसे अहम जरूरत बन गया है और इसका वाहिद हल अगर इंतखाबात ही हैं तो भाई क्यों इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता? क्या ऐसे मसाइल हैं, क्या मामलात हैं, क्यों इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता? क्यों एक के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं? ये कह दिया जाए कि जनाब इंतखाबात करवा दी जाए, लेकिन अब से हम कुछ अर्से पहले तक ये देखते थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी, अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत। लेकिन मईशत के साथ साथ जो पिछले हफ्ते अफसोसनाक वाकया हुआ पेशावर में, दहशत गर्दों ने भी अपना मुंह खोल के सामने आना शुरू कर दिया है। इन तमाम सूरत पर बात करेंगे जनाब। कोशिश करेंगे हमारे साथ हमारे रहनुमा जुड़े हैं। इस वक्त फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। ज़रा उनसे मजीद बात करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, सर पहला सवाल आपसे ये, आप लोग कहते हैं कि यार हुकूमत
हमें बुलाती नहीं है, हम बैठते हैं, बैठने की बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की बात करना चाहते हैं, अब वो आपको बुला रही। दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर बैठकर एक तरह से इसके खिलाफ बाकायदा जंग लड़नी होगी। तो सर क्यों नहीं जा रहे, क्या वजूहत है, क्यों मना किया आप लोगों ने? नहीं, देखिए बात यह है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर भी इन्होंने और चंगा मांगा की मंडियां लगाई, सारे निजाम को गदला दिया। अब आप देखें, जब इमरान खान साहब मार्च 2022 के अंदर, उस वक्त किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं थी, ये बम धमाके, ये इस तरीके से कार्रवाइयां नहीं हो रही। आपके इल्म में होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने ये पीस प्रोसेस के हवाले से जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। तो ये भी इल्म में होना चाहिए कि 2 इस्लामी सरबराही मुमलकत की जो गुज़रा खारजा की कॉन्फ्रेंसेज हैं वो हमारे दौर में मुनक्कद हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर सही है, स्पेशल कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई, ठीक है। और जिस तरीके से इन लोगों को यहाँ लाकर सेटल किया गया, सही है। हमारे जो इलाकों के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। उसके बाद आज इनको 9 माह 10 माह बाद जो है वो APC याद आई है। जब हालात खराब हो रहे थे तो आपके इल्म में होना चाहिए, ये इनकी वुज़रा थे राना सनाउल्लाह, तो कह रहे थे कि ये तो कोई दहशतगर्दी नहीं, PDA का प्रोपेगेंडा है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं होती। आपके इल्म में होगा कि मुराद सईद पिछले जून जुलाई से शोर मचा रहा है कि इन इलाकों में जो है वो दहशतगर्द आगे कार्रवाइयां हो रही। तो अब सर आ गए ना, मेरा सवाल आपसे ये, सर इंतखाबात की बात नहीं करते, लेट सपोज अभी ये दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है ना, इसके लिए बैठकर बात कर लें। आप लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि आप जो है ना 70-75% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 80% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको जाके बैठ के बात करनी चाहिए ना दहशतगर्दी के हवाले से। जो भी हुकूमत इकदाम उठा रही है उसके खात्मे के लिए, उसमें अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे सर? देखिए, हवाले से तो हमारा जो भी मामला होगा 7 तारीख है और अभी इसमें वक्त भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना वक्त जो है वो क्यों ज़ाया किया गया, जब आप के इल्म में है कि आपने अमन अमान जो है वो बहाल करना है और एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई गई है। सही है, ये वफाक की जानिब से चलाई गई, ये परसों शहबाज शरीफ ने जो है वो बयान दिया। सही। अच्छा सर, खावर गुमन साहब ने भी मुझे ज्वाइन शामिल गुफ्तगू करते हैं। खावर साहब, ये मईशत का तो जितना रोना हम रोते थे, अब तो जो रिजर्व हैं वो 3 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए, और ये पिछले शायद 12-13 साल की कम तरीन सतह है। हमें अदायगियाँ करनी है, ये अलग बात है, डॉलर 278 रुपये पर जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन सर अब दहशतगर्दी भी मुंह खोल के पाकिस्तान के सामने फिर से आ गई है, जिससे हमने निजात हासिल की थी। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए? अगर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं तो बैठकर बात करें। देखें, ये हमेशा हमने देखा है, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती हैं इस तरह की, सिर्फ इसमें सियासतबाजी होती है। हम एक जमहूरी मुल्क हैं, और दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क आप उठा के देख लें, उसके ऊपर जब इस तरह का मुश्किल वक्त आता है तो वहाँ की जो पार्लियामान, जो एक नुमाइंदा पार्लियामान होती है लोगों की, वो मिल बैठ के फैसले करते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब निज़ाम हम ले आए हैं कि जनाब आला कोई तरह मुश्किल फैसला है तो उसके लिए APC बुला लें। भैया पार्लियामान किस मकसद के लिए है? फैसले कहाँ पे होने हैं? पार्लियामान में भी तो नहीं जा रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जब जा रहे थे तो उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी जो किसी बीमारी का अगर आपने इलाज करना है तो जब तक उसकी आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे कि ये बीमारी है क्या, वजह क्या है किसी की बीमारी की, वो वजह जब तक ठीक नहीं करेंगी तो वो आपकी बीमारी उसी की उसी तरह रहेगी और बढ़ती रहेगी। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो कि समझने की जरूरत है, वो ये है कि हम पैरालिसिस के अंदर हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो भी टूटा फूटा जो लूली लंगड़ी जमहूरियत थी वो नहीं चल पा रही, हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं चल पा रहा। हमारे मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त सिस्टम से बाहर है, सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया या वो खुद निकले हुए हैं, वो इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आप दूर नहीं जाएं, अभी हाल सर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना, मैं क्योंकि अब देखें पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे टूट रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं, लूड़ी लंगड़ी जितनी भी जमहूरियत थी ना अब वो भी शायद नहीं है, अब ये पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे टूट रहे हैं, खाली कराया जा रहा है, ये मामला चल रहे हैं। और इसमें जनाब फरूख हबीब साहब का भी लॉज शामिल है, हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फरूख हबीब साहब, सर ये हुआ क्या है, ये क्यों तोड़े गए ताले, क्या हुआ है? देखिए, ताकत के नशे में सरमस्त हैं, या फिर बेरोजगारी है, महंगाई है, नाकानूनियत है,
बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, उसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है। पार्लियामेंट लॉजिस तोड़ने से अगर इनके दिल को तकसीम पहुंचती है, कलेजे को ठंड पड़ती है, तो ये ताले आपके सामने, उसको तोड़ ले। ये तो रवायत रही है कि जब भी कोई रुकने असेंबली जो है, जब तक अगला इंतखाब होकर और उसकी जगह वो लॉजिक में लॉर्ड ना हो, वो लॉज उसके पास होता है, ये रवायत रही है। तो उन्होंने तमाम तर पार्लियामेंटी रवायत तो पहले भी इस्तेमाल किया है, आज भी इन्होंने जब अमाल कर दी है। अब नोटिस अगर किसी को सर्व नहीं करेंगे या उनको बजरिया टेलीफोन इतला नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो कैसे खबर होगी कि आप नोटिस दे रहे हैं। तो अगर किसी की गैर मौजूदगी में जाकर इस तरीके से उनके लॉजिक के ताले तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे, तो अगर किसी का कोई एक्सपेंसिव सामान आगे पीछे होगा। सर ये नामुनासिब काम है कि पार्लियामेंट लॉजिस में इस तरह से, ये गैर अखलाकी। लेकिन सर आपके दौर में भी हुआ था, आप उसकी भी मजम्मत करते हैं। ये हुकूमत ही नामुनासिब है, आपको ये आपका पता है ना, को कानून का पता है, तो आप इससे क्या तवक्को करते हैं? ठीक है गुमन साहब, सर ये पार्लियामेंट लॉजिस, खैर ये तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए गए थे या जबरन मंजूर किए गए, उसके बाद उन्होंने ये तमाम चीजें करना शुरू की। जनाब पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे टूट रहे हैं और खाली करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान अपने माजी से नहीं सीखते। देखें, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में भी होना, अगर आप वो सर्विस आप छोड़ रहे हैं, खत्म हो जाए, तो फिर भी दो चार महीने आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि अपनी वहां से शिफ्टिंग कर लें। इस्तीफे इनके मंजूर हो गए हैं, चले इनको खाली हो गए हैं, तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन हो जाता है जनाब आला आने से अगला जो ऑक्यूपेंट है, जो नेक्स्ट आपका इलेक्ट होके आएगा, उससे पहले आप अपना कमरा खाली कर दें। मीनवाइल जो भी वहाँ पे खर्चा होता है, जो बिल्स होते हैं, उसी बंदे के साथ जाते हैं और उनको पे करना पड़ता है। अगर वो बिल पे नहीं करते तो वो उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं, अगर किसी उसमें लगकर आता है, जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल, आप इलेक्शन नहीं लड़ पाते फिर, तो वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकता। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये गैर जरूरी इश्यूज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो दोबारा, इस वक्त सर गुमन साहब हुकूमत किस मूड में आपको नजर आती है? क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में वापसी का फैसला किया तो उसके बाद उन्होंने तमाम इस्तीफा मंजूर कर लिया। उससे पहले तक तमाम हुकूमती अराकीन, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम लीग नून के हों, वो लोग कहते थे भाई आप पार्लियामेंट में आ जाए ना, पार्लियामेंट में आके बात कर लें। आपको क्या लगता है, ये इलेक्शन कराने का मूड है, ये जेस्चर है इलेक्शन कराने का? देखिए जी, अगर तो मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी रहनी है, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत को कायम रहना है, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होने हैं 90 दिन के अंदर। हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल, मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि उसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क के अंदर फिर जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी नहीं होगी। कोर्ट्स मेरे ख्याल में इसके ऊपर वाजे ऑलरेडी वो अपनी तरफ से इनको इशारे दे रहे हैं और मेरे ख्याल में अगले हफ्ते। सर रोड मैप होता है ना, एक रोड पे आप चल रहे होते हैं, आपको पता है कि आपने एक सिग्नल क्रॉस करना है, फिर दूसरा, इतनी महंगाई, 278 का डॉलर 300 के करीब ये चला जाएगा। आपको लगता है सर ये तमाम चीजें हैं जो इलेक्शन की तरफ इनको लेके जा सकती है? इलेक्शन उन्होंने भी तो लड़ना है, नून लीग ने पंजाब तो नहीं छोड़ना है ना सर, तो कोई है इनके पास तरीकेकार के इस तरह से इलेक्शन में चले जाएं? और नवाज शरीफ साहब ने आना था, नवाज शरीफ साहब ने आके लीड करना था, वो भी नहीं आ रहे। देखें, ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं है, वही मैं दोबारा से अर्ज कर देता हूँ। अगर मुल्क के अंदर आइन है, हमारे बिल्कुल मौजूद है। क्या मुल्क के अंदर कोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट इन प्लेस है, उनके जजेस साहिबान मौजूद हैं। क्या ये इतनी बड़ी जो आइनी वायलेशन करने की वो इजाजत देंगे? मुझे तो जरा बराबर शक नहीं है, बिल्कुल इस तरह की वायलेशन नहीं होगी। इलेक्शन इनको देखें, नेशनल असेंबली में वो इस वक्त मौजूद हैं, वो नहीं अगर उसको डिसॉल्व करते हैं या उसका टाइम पूरा करना चाहते हैं अगस्त तक, उनके पास पूरा इख्तियार है। लेकिन ये जो 2 सूबों के अंदर असेंबलियां तहलील हो चुकी हुई हैं, वहां पे ये किसी भी सूरत में इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर सकते। एक और बात मैं जरूर ऐड करता चलूं, ये बात हो रही है ना कि मुल्क के अंदर मईशत खराब है, ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, दोबारा से बात दोहराता चलूं, किसी भी मुल्क के अंदर उसका जो बुनियादी निज़ाम है, जब तक वो ठीक नहीं होगा, ये सारे मामला चलते रहेंगे। मुमालिक जो हैं उनके ऊपर मुश्किल जो आता है, जंगें भी लड़ी जाती हैं, मईशत भी खराब हो जाती है, मुल्क डिफॉल्ट भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपका जो बुनियादी निज़ाम है उसको ही आप उसी कोई छेड़छाड़ करते हैं। जापान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सर थैंक यू सो मच। आइन और कानून बिल्कुल आप ठीक है सर, थैंक यू सो मच। खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद है। मीनवाइल आपने मुझे ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। अली गौर साहब, सर ये क्या हो रहा है? पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे टूट रहे हैं, आप लोगों ने इस्तीफे जबरी मंजूर कर लिए, अभी वो खैर अदालत में भी गए और हो सकता है अदालत उनको रिवर्स कर दे, लेकिन सर ये एक नोटिस देने से मामला सॉल्व हो जाता।
किस मूड में हुकूमत नजर आ रही है सर इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो लॉजिक वाली आप बात कर रहे हैं वो तो ये पहले भी इस्तीफे दे के गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए थे। इन्होंने तनख्वाहें अपनी जो थी, क्योंकि ये बार बार उस बात पर झूठ बोलते हैं, अवाम के सामने आते हैं और बात करते हैं, अदालत में जाते हैं और बात करते हैं, असेंबली के बाहर सड़क पर आकर बैठते हैं और बात करते हैं, स्पीकर के पास जाते हैं और बात करते हैं। तो इनके कॉल और फेर में मुकम्मल तजाद है। जब आपने खुद इस्तीफे दिए और असेंबली से पाकिस्तान की सियासत में इंतजार फैलाने के लिए जा चुके, आप लोगों ने मंजूर नहीं किए थे ना सर, वो तो कह रहे थे, आप कह रहे थे एक एक कर आए, फिर स्पीकर साहब चले जाते थे कहीं। देखें, स्पीकर जब इनकी सैलरीज बंद होगी, अब तो मंजूर हो चुके हैं, जिन लोगों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं अब उनके पास तो गुंजाइश है। हाँ, अगर आप अभी बात कर रहे थे कि अदालत में भी गए हुए, कोई अदालत ने ऐसे ऑर्डर किए, कोई स्टे ऑर्डर दिया है या रोका है, तो वो भी दिखा दें, तो आपकी बात ठीक है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ इस्तीफा बात नहीं है, साथ कोई इखलाकी तौर पर भी कोई बंदे के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि एक असेंबली को आप गालियां देकर। सर इखलाकी तौर पर वैसे यूजुअली तौर पर हमारे यहाँ ना सियासत इखलाकियात पर होती नहीं है। वैसे इखलाकियात का तकाजा तो ये भी है ना, आप लोग सर महंगाई कम करने के लिए आए थे, महंगाई को जो गरीब आवाम थी वो मुश्किलात के शिकार थी, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आए थे। सर इखलाकी तौर पर मैं कहूँगा दिल पर हाथ रख के बताइए, पिछले साल अप्रैल में सूरत हाल बेहतर थी या अभी फरवरी में सूरत हाल बेहतर है? देखिए, बात ये है कि ये फिर एक लंबी बहस है, ये तो फिर इमरान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर आप मवाजना कर लेना, इखलाकियात तो फिर ये है कि आपसे नहीं संभल रहा, इलेक्शन पे चले जाए। बेड़ा गर्क नहीं, बेड़ा गर्क जिन्होंने किया है, हमारे पास जो हमें आइन में टाइम दिया हम पूरा करेंगे और उसका फैसला आवाम करेंगे। और हम ये समझते हैं अभी भी जिन हालात में, ये तो मुल्क अब तक डिफॉल्ट हो चुका होता अगर इन लोगों के पास होता। इन्होंने तो पाकिस्तान के भयानक शराइत के ऊपर जो IMF से कर्जा लिया उसके ऊपर एग्रीमेंट पे साइन किसने किए, कर्जों को लेके हड़प किसने किया, कोरोना का फंड किसने खाया। मकसद ये कि ये एक लंबी बहस है। और 2018 के इलेक्शन चोरी करके कौन आया, तो ये मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप 8 महीनों को गिने और उसके जो पीछे 4 साल का पीरियड सर मेरा बड़ा बुनियादी सा उसूल है जिंदगी का, दूसरे की गलतियों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, अपनी गलतियों को बोलना है कि भाई दूसरा गलत है तो मैं अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर दूं। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, ये फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये 35 इस्तीफों का मामला अदालत के अंदर है। लेट सपोज अगर मैं आगे की बात करूं, अदालत कहती थी जनाब आपने इस्तीफे दिए थे लेकिन फिर आपने कहा नहीं इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, और लेट सपोज मैं एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, वो कहते हैं ठीक है आप अदालत इन इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं करें और आप फिर असेंबली में जाने का इरादा है, क्या करेंगे सर 35 लोगों के साथ असेंबली में? नहीं देखें, हम तो सिर्फ जो अपोजिशन लीडर का जो मनसब है उसको हम क्लेम कर रहे हैं और वो चूंकि हमारी वहाँ पर अक्सरियत थी, हमारी वहाँ पर तादाद है, ये 20 लोटे कठपुतली राजा रियाज को बना के बैठे हुए हैं अपोजिशन लीडर, जिससे ये अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का केयर टेकर सेटअप आए जो अभी पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नाफिज किया गया है। ये जब असेंबली छोड़ी थी उस वक्त क्यों नहीं सोचा था मुखालिफिन को तैनात किया गया है ताकि इनके ऊपर कायम किए जा सके, ताकि इनको जो है दबाया जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके और जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है उस पॉपुलैरिटी में कमी लाई जा सके। लेकिन इनके ये तमाम हरबे पहले भी नाकाम हुए। अच्छा गौर साहब ये बताइएगा, पंजाब और केपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्यों डेट अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है गवर्नर साहब? जो पंजाब में असेंबली डिसॉल्व हुई है वो गवर्नर साहब ने उस पर साइन नहीं किए थे, वो जब आईनी टाइम पूरा हुआ, हाँ 48 घंटे का होता है वो मुकम्मल हो गया, सियासी मुकम्मल हो गया जी जी। उसके बाद जो काम है वो इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है हम डेट ये दे देते हैं आपको, वो उनको बताना होगा ना कि इस तारीखों में इंतखाबात होने, वो क्यों नहीं दे रहा सर? नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उनको लिख के देने या ना। वो स्पीकर वो गवर्नर साहब ने यही लिख के दिया है ना कि भाई मतलब है कि उन्होंने उनको लिख कर दे दिया है कि भाई मैंने इस पर साइन नहीं किए थे, ये इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, चीफ मिनिस्टर ने, वो टाइम पूरा हो चुका है, अब इलेक्शन कमीशन का काम है वो कब डेट। सर उसका इससे वैसे डायरेक्टली कनेक्शन क्या है? मतलब के लिए तैयार बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन आज डेट दे। देखिए एक आईनी इदारा है इसमें सर वो तो गवर्नर साहब से पूछ रहे हैं ना, बताएं तो गवर्नर साहब को देनी चाहिए ना। अब ये जवाब सुनिए ना, मैंने सिग्नेचर नहीं किया तो दैट मींस मैं डेट भी नहीं दूंगा। आइन गवर्नर देखें, असेंबली डिसॉल्व की गई, आइन में ये था कि अगर 48 घंटे तक गवर्नर ऊपर नहीं भी लिखता, नहीं भी एक्सेप्ट करता तो और वो मतलब खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली डिसॉल्व हो गई, सही है। अब
कहीं आइन में नहीं लिखा कि गवर्नर लिख के देगा कि वो डेट है। फिर किस तरह से होंगे सर 3 महीने के अंदर इंतखाबात? हुई है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उसका काम है इलेक्शन करवाना, उसको करवाना चाहिए और टाइम पे करवाने चाहिए। उसको चाहिए कि वो डेट दे दे इलेक्शन कमीशन। तो सर गवर्नर साहब भी तो कह सकते हैं ना कि भाई अब आप करो ना, ये 3 महीने का टेन्योर है, आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। सर इसमें तो इखलाकियात की बात कर रहे थे ना। तो इखलाकियात तो ये है ना कि फवाद चौधरी साहब ने अभी घर रखा हुआ था, शायद अभी भी मुझे तो नहीं कंफर्म कि उन्होंने खाली किया है कि नहीं किया। ये कहाँ की इखलाकियात है? इखलाकियात तो फिर बहुत कानूनी तौर पर भी नहीं, इखलाकियात तो दूर की बात है, लीगली नहीं रख सकते। तो मकसद ये है कि ये तो हर वक्त देखें, ठीक है 2018 के इलेक्शन चुनाने वाले, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाले लोग आज दूसरों से सवाल करते हैं। कितनी बातें खान साहब ने की, कितने अरबों की बाहर से जनाब वो। सर मैं हर चीज को मानने को तैयार हूं, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए आप आए थे यहां। सर आप लोग जवाब नहीं दे पाते। अच्छा सर अगर आप इजाजत दें, फारूक हबीब साहब, ये निगरान सेटअप का ऐलान तो हो गया तकरीबन, ये 21 दिन पंजाब असेंबली को होगा और 17 दिन शायद केपी असेंबली को होगा, तहलील हुए 15 दिन हो गए निगरान वजीर आला पंजाब को आए हुए। आपको लगता है डेट अनाउंस होगी या नहीं होगी? देखिए असम्बलियां तहलील हुए तो 21 रोज गुजर गए पंजाब में, 17 रोज गुजर गए जेपीके के अंदर, तो आप अंदाजा कर लें 1 महीना तो तकरीबन इलेक्शन कमीशन जो है वो गुजार चुका है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, उनको फौरी तारीख जो है वो देनी चाहिए ताकि इंतखाबात देनी चाहिए, लेकिन अभी दे नहीं रहा है सर, टाइम की किल्लत है। थैंक यू सो मच। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब एक ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे तो दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात कर लेते हैं मईशत के हवाले से, जो कि हम हमेशा सुनते थे कि ज़बू हाली का शिकार है, लेकिन अब एक ऐसी गहरी खाई में जा गिरी है जहां से निकालना किसी एक सियासी जमात की बस की बात अब रही नहीं है। 278 का डॉलर अब हो चुका है और सूरत हाल इंतहा से ज्यादा संगीन होती चली जा रही है। रिजर्व हमारे 3 अरब डॉलर से कम रह गए और इस साल हमें तकरीबन 17 से 18 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी है। हम 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो कि हमें IMF से मिलना है उसके लिए बेतहाशा अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए 35 रुपए इजाफा किया गया, मजीद इसमें इजाफे की तवक्को की जा रही है, लेकिन हम लोग ये बात मानते हैं तसल्ती से कि जनाब IMF के कहने पर ही किया जा रहा है। आप किसी भी हुकूमती रहनुमा को देख लें, वो ये कहेंगे कि जनाब IMF की शराइत है, इस वजह से हमें ये मजबूरी में सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। IMF का पेट्रोल वाले मामला से पहले एक मुतालबा होता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करें। आप अपनी जो इतनी लंबी चौड़ी काबीना है, पाकिस्तान की तारीख की इस वक्त सबसे बड़ी काबीना है, शायद 75, 76, 77 के करीब वो जरा मौजूद है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं, तकरीबन 25 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास कलमदान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी काबीना को जनाब एंटरटेन वहां पर किया जा रहा है। सबसे पहली शर्त रखी जाती है कि इसको कम किया जाए, आपके अखराजात कम हो, आप बाहर से चीजें कम मंगाएं, और उसके बाद आवाम पर बोझ डालने की बात की जाती है, आवाम को टैक्स नेट पे लाने की बात की जाती है। लेकिन यहां पर होता क्या है, हम अपनी अय्याशियों को कम नहीं कर सकते, हम अपनी काबीना को कम नहीं कर सकते, हम उनकी मराद को कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम डॉलर 200 से उठा के 275, 276 पर ले जा सकते हैं। हम अपनी मराद को कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि आवाम पर इजाफी बोझ डाल दें, हम मिनी बजट लाने की बात कर दें, हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दें, और फिर बड़ी मासूमियत के साथ आवाम के सामने आकर बोले कि जनाब क्योंकि पिछली हुकूमतों ने IMF के साथ इस तरह का मुआहदा किया था, इस वजह से हमें ये अनपॉपुलर और सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। लेकिन पहली जो हमेशा रखते हो, कहते हैं कि जनाब आप अपनी काबीना को कम करें, अपने अखराजात को कम करें, और अगर आप अखराजात कम नहीं करते तो फिर आवाम पर बोझ डालने की बात की जाती है। हमारे यहाँ हर चीज़ ज़राई मुल्क होते हुए गंदम बैरून मुल्क से लाया जाता है, उसकी कीमत डॉलर में अदा की जाती है। आपको मैं बड़ा एक छोटा सा मवाजना करके बताऊं, इस वक्त जो हमारे रिजर्व 3 अरब डॉलर पड़े हुए, और गालिबन उसमें कुछ अमाउंट तो ऐसी है जो कि हमने 2 ममालिक से ली हुई है, जो दिखाने के लिए, जैसे आपके शोकेस में कोई चीज़ दिखाने के लिए होती है ना, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ अमाउंट ऐसी है 1 से 1.5 अरब डॉलर जो कि सिर्फ दिखाने के लिए, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और इसी साल हमने अदायगियाँ करनी है। अगर मैं तकाबली जायजा करूँ ना भारत से, भारत के पास इस वक्त रिजर्व जो है वो 550 अरब डॉलर है, हमारे पास 3 अरब डॉलर है, और हम
मिन्नत समाजत कर रहे हैं IMF से कि किसी तरीके से हमें $1 अरब मिल जाए। सऊदी अरब के पास हम गए थे, दोस्त वाले के पास गए थे कि $1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हमें ग्रांट मिल जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाई है। क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, और ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये माहिर माशियात इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब डॉलर की कीमत 300 तक चली जाएगी। जनाब इसी पर मजीद ही बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज एक वीडियो निकलकर सामने, और यकीन जानिए उस वीडियो को देखकर गुस्सा बहुत आया, अफसोस बहुत हुआ। जब हम बैरून मुल्क जाते हैं ना, हम हर तरह के मामलात, हर तरह की रेड सिग्नल होगा, हम पहले ही गाड़ी खड़ी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कानून सख्त है, वहां पर कानून के रखवाले काफी ज्यादा सख्त है। शहर कायद की ये वीडियो जनाब, जो कि कल निकलकर सामने है और इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स DSP, जो कि जिसकी दाढ़ी भी है, वो एक कार को रोकने की कोशिश करता है। खातून जनाब उस DSP को थप्पड़ भी मारती हैं, उनका गिरबान भी पकड़ती हैं, उनको धक्के भी देती हैं, और दौरान ड्राइव DSP को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि खातून बाहर निकलकर ये तमाम बदतमीजियां कर रही होती है और रास्ता बना रही होती है, और जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है ना, वो गाड़ी मुस्तकिल आगे चला रहा होता है। अब जब ये वीडियो निकलकर सामने आई, लोगों की जानिब से बेतहाशा सवालात किए गए। पुलिस जिस तरह का भी काम करती है, ये अलग बहस है, ये अलग मामलात हैं कि पुलिस अपना काम सही तरीके से सरअंजाम देती है नहीं देती है, लेकिन वर्दी की इज्जत हम सबको करनी चाहिए, उसको मलूज़े खातिर रखना चाहिए, उसको फरामोश नहीं करना चाहिए। तो क्या वाकई में जो हम बैरून मुल्क जाते हैं और हर कानून को, वहां पर अगर पुलिस इंस्पेक्टर होगा तो उसका हम इज्जत भी करेंगे, उसकी वर्दी की भी इज्जत करेंगे, लेकिन हम अपने मुल्क में एक ऐसा शख्स जो कि आपसे कह रहा है यार कानून की पासदारी कर लें, वो आपसे कुछ गलत करने को नहीं कह रहा, एक इंसानियत की हैसियत से, अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से वो आपसे कह रहा है कि जनाब आप इसकी पासदारी कर लें, लेकिन हम इस तरह के मामलात करते हैं। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील जानते हैं। ये वाकया पहले का, यानी एक आध रोज पहले का है, क्या इन खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्योंकि ऐसी इतलात निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन माफी उस शख्स से हो सकती है, लेकिन वर्दी के साथ जो उन्होंने किया है उस पर माफी नहीं हो सकती है। खुर्रम गुलजार बताइएगा क्या अपडेट है, ये खातून को गिरफ्तार किया गया नहीं? जी देखिए, मुकदमा कल रात दर्ज कर लिया गया था, DSP की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था ये, और वाकया सबके सामने CCTV की वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है खातून किस तरह एक बावर्दी दुरुस्त बुजुर्ग DSP है, जिनके साथ वो खातून सरेआम रोड के ऊपर धक्कम पेल कर रही हैं। खातून ने DSP को थप्पड़ तक मारे हैं। आज साथ में एक जो मालूमात सामने आई है उसमें ये पता चला है कि खातून का एक CRO रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें खातून पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है। कुछ मुकदमे में कबल जो है वो इसी नौयत का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, सिविल लाइन थाने में ही दर्ज हुआ है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें इनकी तस्वीर मौजूद है जो कि पुलिस हिरासत में थी है, और इसी नौयत का एक झगड़ा हुआ था जो कि इन्होंने सरेआम रोड के ऊपर किया था, जिसका मुकदमा भी सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था। ताहम अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो खातून की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। खातून अब तक जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, वीडियो सामने मौजूद है, जुर्म सामने मौजूद है, तो गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं आ रही? देखिए, खातून जो है वो अभी रुपोश हैं, ये कह लें मफरूर हैं। जो इनका एड्रेस सामने आया है ये डिफेंस का जो इलाका है, यहाँ के खातून रिहायशी हैं ये, लेकिन अब तक पुलिस इनके घर पहुंची है, लेकिन ये घर पे मौजूद नहीं थी, ये वहाँ से मफरूर हैं। अब मुमकिन है कि ये अदालत से जो है वो अपनी गिरफ्तारी जो है वो लेके और फिर पेश होंगी। साथ ही सिविल लाइन थाने का ये मुकदमा एक दर्ज है जो कि 16 अप्रैल 2000 जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। अच्छा, जो कि इस वीडियो के अंदर मौजूद है, जिनके साथ बदतमीजी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये वाकया क्या हुआ था, किस वजह से आपने रोका था, क्या मामला था? सर, रोकने की वजह तो जैसे सिग्नल बंद होता है तो एक अच्छे शहरी को वैसे ही रोकना चाहिए ना सिग्नल पे, तो वो सिग्नल पे रुके नहीं, वो आगे आ रहे थे, दूसरों को भी तकलीफ दे रहे थे, तो उस में उनको सिर्फ रोकना, मैंने इशारा किया कि आप इधर ही रुक जाओ, सिग्नल बंद हो गया, आगे नहीं आओ, रुके रहो। एक दफा बोला, दूसरी दफा जब बोला तो वो उसकी खातून जो है उतर के आके वो लड़ना शुरू कर दिया उसने कि भाई आप तो हमारे नौकर हो। मैंने बोला नौकर तो हैं जो कानून का पे अमल करते हैं उनके नौकर हैं, जो कानून पे अमल नहीं करते उनके नौकर नहीं है। अच्छा, तो वो तैश में आ गई इस पे, उसने तो फिर गालम गलोच और बेइज्जत करना शुरू कर दिया। तो ये रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के वाकयात आपके साथ होते हैं या ये एक मुनफरिद वाकया आप कहेंगे इसको?
छोटे मोटे तो वाकया होते रहते हैं डेली के हिसाब से, क्योंकि आजकल ये फैंसी नंबर प्लेट ये वो, मगर एक वो आते हैं को अफसर भी रोकते हैं, उनको बोलते हैं कि सर हम फलाना हूँ, आप मेहरबानी करें, हम कल जो है ये उतार देंगे, इधर से ही रोज आना जाता है, तो एक तरीकेकार होता है। तो ये छोटे मोटे वाकया होते हैं, मगर ये ऐसा वाकया भाई एक खातून होकर वो ऐसे लड़ रही थी जैसे कोई रेसलिंग में खड़े हैं, क्योंकि मेरे लिए तो एक नई एक चीज थी ना, मैं तो परेशान हो गया कि ये कर क्या रही। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा अभी क्या मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ है, इसका क्या क्या मामला हुआ अभी इसके बाद, इस जो वीडियो है उसके बाद क्या हुआ? सर इसके खिलाफ FIR दाखिल की है इधर सिविल लाइन थाने पे। अच्छा, वो अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, इंशाल्लाह ताला ये पकड़े जाएंगे, जो भी होएगा फिर कोर्ट में केस चलेगा। तो सर इसके बाद जो सारी सूरत हाल हुई, फिर थाने में भी गए मैंने सुना है, फिर उन्होंने माफी भी मांगी है, यही हुआ था सारा? अभी तक तो नहीं हुए हैं, होंगे इंशाल्लाह ताला, या कोई भी अपनी जमानत करा सकते हैं, वो जमानत कराएंगे तब भी कोर्ट में आएंगे, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, उसमें से तो गुजरना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं है। तो माफी मांगी आपसे इन लोगों ने? हाँ देखो, एक डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट में आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ करेंगे, तो डिपार्टमेंट ने बोला कि ठीक है आपने अपने लेवल पे तो माफी की, मगर जो डिपार्टमेंट के साथ हुआ है वो उसकी तो माफी नहीं है ना उसको, तो इस सिलसिले में तो अब इसके आगे क्या मरहला होगा? मतलब आपको प्रेशराइज वगैरह किया जा रहा है इस सारी चीज पे? इधर उधर के लोग आ रहे हैं, मगर अभी तक तो अल्लाह खैर करेगा। मैंने बोला भाई आप देख लो, अगर उसमें मेरा कोई कसूर है, हम तो खादम हैं, लोगों के खड़े होते हैं 8-8 10-10 घंटे उधर खड़े होकर, मेरे तो घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, लेकिन नहीं लोगों की खिदमत के लिए खड़े हैं, कोई लालच नहीं है। हाँ सुबह से शाम तक धूप में सर्दी में खड़े रहते हैं, मगर आगे से लोगों का ये रिस्पांस होगा तो दिल दुखता है मेरा। बिल्कुल हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की वीडियो निकलकर सामने आई, आपकी गलती हो या नहीं हो, लेकिन इस तरह का सलूक एक बावर्दी पुलिस एहलकार के साथ नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्दी की इज्जत है। शख्स के साथ आपने माफी मांग ली, वो अपनी जगह पे, लेकिन वर्दी का एहतराम हम सब पर करना चाहिए, हम सब पर होना चाहिए, और इस तरह की वीडियो नहीं आनी चाहिए, इस तरह की मामलात नहीं होने चाहिए। इन्होंने माफी जरूर मांगी है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जनाब बहुत शुक्रिया, आप बोल न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। मईशत की बात कर लेते हैं, फारूक सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? अच्छा, फारूक साहब से कोशिश करते हैं कि राब्ता हो जाए। इस वक्त जो सूरत हाल मईशत के हवाले से बड़ी ख़राब इस वक्त नज़र आ रही है, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या ये डॉलर 280 के करीब रुक जाएगा, क्योंकि अब तो इतना आगे बढ़ गया है कि लोग ये हर रोज़ सवाल करते हैं कि भाई इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा, जितना डैमेज, जितनी सूरत हाल हो चुकी है, जितना नुकसान हो चुका है, क्या इससे आगे भी मामला जाएंगे, 300 की तरफ भी चले जाएंगे, और 300 की तरफ जाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तानी मईशत की क्या सूरत हाल होगी? महंगाई का एक ऐसा सुनामी आएगा कि यकीन जानिए उसको पाकिस्तानी को बहा ले जाएगा। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। कैसे हैं सर? सर ये 278 का हो गया आज डॉलर, आज फिर 6 रुपए की इन्होंने एक छलांग लगाई है, क्या कहेंगे? देखिए दो चीजें होती हैं, एक कहलाती है बीमारी और दूसरी होती है बीमारी की अलामत। ये जिस तेजी से रुपया गिर रहा है ये बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी की अलामत। अच्छा, जो बीमारी है वो करंट अकाउंट का खसारा है, वो हमारा तिजारत का खसारा है। जब तक वो बीमारी कायम रहेगी, जब तक हम 70-75 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते रहेंगे और 30-31 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक ये अलामात हमें नजर आती रहेंगी और रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा और रुपया गिरता ही रहेगा। तो सर डॉलर की कमी भी तो इसकी एक वजह है ना, मुल्क में डॉलर ही नहीं है। देखिए डॉलर की कमी वहीं से निकल आई। अगर आप डॉलर की जो सप्लाई है मुल्क के अंदर वो हमारी एक्सपोर्ट, तो डॉलर की सप्लाई जो है वो 31 अरब डॉलर की है, और जो डॉलर की डिमांड है वो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 75 बिलियन डॉलर की हैं। तो आप डिमांड और सप्लाई में जो फर्क कर लेते हैं उसी के नतीजे में ये डॉलर सर ये मामला देखें फारूक साहब, ये तो आज के नहीं है, ये अभी पिछले 6-8 महीने के नहीं है, ये तो शुरू से हम देख रहे हैं ना कि जनाब हमारे मुल्क से चीजें बाहर, हम पहले कहते थे जनाब एड नहीं ट्रेड करें हमारे साथ, लेकिन ये मामला आज के नहीं बहुत पुराने। अभी ऐसी क्या आग लगी है कि जनाब ये डॉलर तो रुक ही नहीं रहा किसी तरीके से?
देखिए, इसमें अब जब सट्टाबाज भी घुस आते हैं, जब लोगों को लगता है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान को सिर्फ एक नहीं 3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत का है, उसके बाद एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, और उसके साथ साथ एक सियासी बहुत बड़ा इशू भी सामने आ गया है। तो पहले जो आप बात करते थे, पहले हमें माशी प्रॉब्लम होते थे, लेकिन हमारी सियासत सेटल थी, हमारे सिक्योरिटी के इशू सेटल थे। इस बार ये 3 इशूज इकट्ठे आए, तो 3 बड़े चैलेंजेस इकट्ठे आए हैं, और उनके नतीजे में आप देख रहे हैं कि जो हमारी मईशत में अदम इस्तेहकाम आ रहा है, जिस तेजी से हमारा। सही सर, ये वजूहात तो आपने बताया। 278 का हो गया सर डॉलर, और यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये मजीद बढ़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, मजीद इजाफा भी यकीन के साथ कहा जा सकता है होगा। तो सर ये IMF के साथ मामला यकीन के साथ कहा जा सकता है कि हो जाएंगे हमारे, या नहीं होंगे? देखिए, 2 दिन पहले तक जाती तौर पे मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। जिस किस्म की बातें सामने आ रही थी, जो 5 बड़ी शराइत थी, उनमें से 3 वजारत खजाना ने पूरी कर दी थी। 1 रुपए को फ्लोट करने वाली शर्त थी, वो हमने पूरी कर दी थी। एक पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की शर्त थी, वो भी पाकिस्तान ने वजारत खजाना ने पूरी कर दी थी। बिजली का रेट और गैस का रेट बकिया रह गया था, लेकिन कल की नेगोशिएशन के बाद कुछ महसूस ऐसे हो रहा है कि एक तो जो बिजली और गैस के हवाले से जो वजारत खजाना ने सर्कुलर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया। फारूक साहब हमारे साथ के हवाले से बात कर रहे थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।